गुड आफ्टरनून। 11th क्लास चैप्टर 19 तक हम पहुंच चुके हैं और वो भी आज कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी हमारा सिलेबस बाइंड अप हो जाएगा। लेकिन अभी भी 2 से 3 चैप्टर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि सही से समझते हुए चल रहे हैं हम, तो वो इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर के बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव सीट दे रहा हूँ, 75 क्वेश्चन की, 80 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन नीट में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। और मेरा विजन ये है, मेरी सोच ये है कि 11th और 12th के साथ आपका जो कॉम्पिटिटिव पार्ट का जो बेस है वो तैयार हो जाए आपका, और आप जल्दी सिलेक्शन पाए आफ्टर 12th किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं आप, मेडिकल की, ठीक है, या साइंस की किसी, ठीक है। कल की क्लास में मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सप्लेन किया था, नेफ्रॉन को, किडनी सिस्टम को समझाया था, मैंने यूरिन फॉर्मेशन के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया था। कल मैंने बच्चों लास्ट टॉपिक लिया था काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फिल्ट्रेट है उसका फ्लो होता है ट्यूब्यूल के अंदर भी, नेफ्रॉन के अंदर भी और वासा रेक्टा के अंदर भी, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, और इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। और जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल जो सॉल्ट है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, नीट का क्वेश्चन है, एंड यूरिया। NaCl and urea are responsible for the counter current mechanism and for the gradient, जो मैंने बताया था 300 मिलीऑस्मोल, 400 मिलीऑस्मोल, जो ये जो पर लीटर की जो रेट है वो NaCl और यूरिया की वजह से होती है। आज बच्चों हम टॉपिक पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शंस, ओके। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन फर्स्ट लेते हैं हम। फर्स्ट है एक तो हाँ ADH, ADH और वैसोप्रेसिन, ठीक है। सेकंड सेकंड लेते हैं हम JGA, रेनिन एंजियो टेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। और थर्ड है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, यस। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन बनता है बच्चों हाइपोथैलेमस के अंदर, लेकिन स्टोर हो जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वहां ये हार्मोन स्टोर हो जाता है। तो जब कभी भी हमारी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड रिलीज होता है, एक्सेस यूरिन पास आउट होता है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। तो इस हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जो यूरिन है उसका रिलीज डिक्रीज हो जाता है, यूरिन पास आउट कम कर लिया जाता है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाता है। रिसेप्टर्स के द्वारा क्या है कि ये इंपल्स जब जाते हैं तो ADH निकलना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होने पर क्या होता है कि जो यूरिन पास आउट है उसका अमाउंट कम हो जाता है, और इस तरीके से यूरिनेशन पर कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही बॉडी में बॉडी फ्लूइड बढ़ना शुरू होता है तो उस समय ADH निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। और ADH निकलना बंद हो जाता है तो उस समय क्या है कि यूरिन पास आउट नॉर्मल होना वापस से स्टार्ट हो जाता है।
तो इस तरीके से एडीएच के रेगुलेशन के द्वारा कंट्रोल रहता है यूरिनेशन। सेकंड, एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एडीएच को क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसो यानी कि वेसल्स, प्रेसिन यानी कि प्रेस करना। तो इस हार्मोन के द्वारा जो ब्लड वेसल्स है उनमें प्रेस होता है, तो इससे क्या होता है? ब्लड का प्रेशर राइज हो जाता है और ब्लड तेजी से फ्लो होता है वेसल्स के अंदर। ब्लड जो है वो तेजी से फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और इस वजह से किडनीज के अंदर जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है, नेफ्रॉन्स के अंदर, तो वहां पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो राइज हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसके लिए मैं कुछ ड्रॉ करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा जे जी सेल्स, ठीक है। ये रिलीज करती है रेनिन, ठीक है। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, क्या होता है कि जब कभी भी ग्लोमेरुलर जो रेट है या ग्लोमेरुलर जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, तो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, ध्यान रखना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, नेफ्रॉन का वो पार्ट जो मेडुलरी पार्ट में रहता है उनकी है, तो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है वहां से रेनिन एंजाइम रिलीज होता है। तो ये रेनिन एंजाइम क्या करता है बच्चों? ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन पाया जाता है, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और इसी तरीके से एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, और इस वजह से क्या होता है कि वापस से ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, और ग्लोमेरुलर जो रेट है फिल्ट्रेशन की वो राइज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं थर्ड, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, इसे हम एएनएफ कहते हैं, ठीक है। एएनएफ बच्चों, जब तेजी से जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, तो जो एट्रिया है, जो एट्रियम है हार्ट का, वहां भी ब्लड तेजी से आता है, एट्रियम के अंदर भी ब्लड तेजी से आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एट्रियम में एक फैक्टर रिलीज होता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ये रिलीज होता है। ये एएनएफ का फंक्शन है वैसो डायलेशन करना। क्या करना? वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन, यानी कि ये फैक्टर क्या करता है, जो वेसल्स है उनको डायलेट कर देता है। तो वेसल्स को डायलेट करने से क्या होता है? ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है। तो ब्लड का फ्लो स्लो होने पर वापस से क्या है कि जो ग्लोमेरुलर रेट है फिल्ट्रेशन की, या जो ब्लड फ्लो की रेट है, वो वापस से कंट्रोल हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है। तो एएनएफ के द्वारा बढ़ी हुई ब्लड फ्लो की रेट को वापस से कंट्रोल कर लिया जाता है। तो बच्चों यहां तक समझ में आया तो एक बार हैंड रेज कर दिया, फिर मैं यूरिन के कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन करता हूं। एक बार हैंड रेज कर दे अगर ये समझ में आ गया आपको। जी, चलिए।
वाटर हो गया, स्लाइटली एसिडिक हो गया ये, एंड इसके अलावा मेनली यूरिया है इसमें, यूरिया 25 से 30 ग्राम, और इसके अलावा क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, यूरिया, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं अपने, हाँ एक मैं आपको कुछ एक टर्म बता देता हूँ, ग्लाइको सूरिया, ठीक है, कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, कुछ एक टर्म है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस हो गया। ध्यान से देखिए बच्चों, यूरिन जनरली हम बॉडी से जो वेस्ट है, जो एक्सक्रीटरी मैटर है यूरिया को, हम यूरिन के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो यूरिन में मैक्सिमम एक दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास आउट करता है। इसके अलावा बच्चों एक नॉर्मल व्यक्ति, बाकी कुछ फैक्टर और है, जैसे विंटर में यूरिन पास आउट ज्यादा होता है, क्योंकि विंटर में स्वेटिंग नहीं होती है, पानी का इतना यूटिलाइजेशन नहीं होता बॉडी, तो इस वजह से बॉडी के अंदर, तो इस वजह से जो है विंटर के अंदर यूरिन पास आउट ज्यादा होता है, जबकि गर्मी विंटर समर्स के अंदर क्या पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग ज्यादा होती है। तो इस कारण से जो है पानी का जो है एक्सक्रीशन जो बॉडी से है वैसे स्वेट के रूप में रिलीज हो जाता है। विंटर में यूरिन पास आउट ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई व्यक्ति चाय या कॉफी ज्यादा लेता है, पानी ज्यादा पी रहा है, बार बार पी रहा है, चाय कॉफी ज्यादा ले रहा है, तो अल्कोहल ले रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो इससे यूरिन का पास आउट बढ़ जाता है, ठीक है। मिक्टूरेशन, रिलीज ऑफ यूरिन, मिक्टूरेशन क्या है? द पास आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, द रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं? मिक्टूरेशन कहते हैं, ठीक है। यूरिन कॉम्पोजिशन 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास आउट करता है एक नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति। यूरिन की पीएच होती है 6.0, यूरिन की पीएच कितनी होती है बच्चों? 6.0 होती है, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक होता है, और इसका कलर जो है लाइट येलो होता है। क्या होता है? पेल येलो या लाइट येलो होता है, और इसका कारण है यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण से यूरिन का कलर पीला होता है, और जब कभी भी हम कोई बीमार होते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तब भी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा 90 से 95% पार्ट पानी है यूरिन के अंदर। उसके अलावा यूरिया होता है 25 से 30 ग्राम के आसपास, और ये क्रिएटिन 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 एंड क्रिएटिनिन ये सब भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए जब पेशाब जांच की जाती है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, तो अगर उसमें ये क्रिएटिनिन वगैरह ज्यादा है, तो नेचुरली किडनी सही से फंक्शन नहीं करती है, तो इसलिए यूरिन टेस्ट करके ये जज किया जाता है, डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर। इसके बाद में बच्चों देखते हैं ग्लाइकोसूरिया, अगर यूरिन के साथ में ग्लूकोज ज्यादा रिलीज हो रहा है, ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। सेकंड लेते हैं, अगर कीटोन बॉडीज ज्यादा आ रही है यूरिन के साथ में, तो इसे कहते हैं कीटोनुरिया। तो ये जो डिजीज है कंबाइंड, इसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो कई बार क्या होता है कि एक्सेस ग्लूकोज वगैरह रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है यूरिन के साथ में, तो इसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, इस डिजीज को कहते हैं। और इसका एक कारण होता है, इसका कारण होता है इंसुलिन क्या एडीएच हार्मोन का सही से ना निकलना, ठीक है।
एडीएच हार्मोन का सही से ना निकलना। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था यूरिन के कॉम्पोजिशन का। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है किडनी डिसऑर्डर्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक disorders of kidneys और excretory system, excretory disorders of kidneys और excretory system। अब बच्चों मैं पहले डिजीज के नेम लिख देता हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। यूरेमिया, यूरेमिया, ठीक है। सेकंड है किडनी फेलियर, किडनी फेलियर। थर्ड है रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई। और फोर्थ है यूरेमिया, किडनी फेलियर, रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है, सॉरी नेक्स्ट डिजीज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यस बच्चों ध्यान से देखिए, यूरेमिया कि जब किडनी डिसफंक्शन होता है, किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही होती है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस समय यूरिया का एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं होता है और ब्लड के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। और इससे कुछ प्रॉब्लम्स बॉडी में, जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को जिसकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हीमोडायलिसिस के लिए। किसके लिए? हीमोडायलिसिस के लिए। हीमोडायलिसिस के लिए, हीमोडायलिसिस के अंदर क्या किया जाता है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं महीने में एक बार या महीने में 2 बार या मंथ में या वीक में एक बार पेशेंट को हॉस्पिटल जाना होता है और वहां वो अपने ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाता है। तो उसमें क्या करते हैं, बॉडी से आर्टरी के द्वारा जो वेस्ट वाला ब्लड है उसको बाहर लिया जाता है, एक डायलिसिस यूनिट में, एक डायलाइजिंग यूनिट के अंदर लिया जाता है और उसमें हिपेरिन मिला दिया जाता है जिससे ब्लड का क्लॉटिंग ना हो। तो ब्लड को आर्टरी के द्वारा डायलाइजिंग जो एपरेटस है या यूनिट है वहां लिया जाता है और डायलाइजिंग यूनिट के अंदर सेलोफेन की ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं? मैं यहाँ टर्म्स लिख देता हूं। डायलाइजिंग यूनिट डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग यूनिट, डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। तो और हिपेरिन, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड में मिक्स किया जाता है जिससे ब्लड की क्लॉटिंग ना हो। तो डायलाइजिंग यूनिट के अंदर बच्चों क्या होती है, सेलोफेन की ट्यूब्स होती है। क्या होती है? सेलोफेन की ट्यूब्स होती है।
तो इनके अंदर ब्लड को फ्लो करवाया जाता है। और सेलोफिन ट्यूब के बाहर जो है डायलाइजिंग फ्लूइड होता है या डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है, जिसका कंपोजिशन एग्जैक्ट ब्लड जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ब्लड के अंदर यूरिया और वेस्ट मैटर होता है, जबकि डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर वेस्ट मैटर नहीं होता है। तो सेलोफिन ट्यूब के अंदर जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो ऑस्मोटिक डिफरेंस होने की वजह से सेलोफिन ट्यूब से ये सेमी परमिएबल होती है। तो सेलोफिन ट्यूब से जो वेस्ट है, यूरिया है, वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में या फ्लूइड में आ जाता है और इस तरीके से ब्लड जो है प्योर हो जाता है, उसमें से वेस्ट हटा दिया जाता है। अब दूसरी साइड से वेन के द्वारा एंटी हिपेरिन क्या मिला के, एंटी हिपेरिन मिला के ब्लड को वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये जो हीमोडायलिसिस, इसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमो यानी कि ब्लड, डायलिसिस यानी कि उसका फिल्ट्रेशन। ये एक बून है, एक वरदान है ऐसे पेशेंट के लिए जिसकी दोनों किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है। ओके बच्चों, इसके बाद में लेते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या है बच्चों? कि अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनी टोटली फेल हो जाए, टोटली डिसफंक्शन हो जाए, किसी काम की ना रहे और वो ना कर रही हो काम वर्क, तो फिर ऐसे पेशेंट को फिर एक ही सॉल्यूशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना। तो ऐसे व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है किसी डोनर से लेकर, और कोशिश किया जाता है कि जो डोनर है वो क्लोज रिलेटिव हो, जिसका ब्लड और प्लाज्मा वगैरह मैच करता हो पेशेंट से। तो क्लोज रिलेटिव से किडनी ली जाती है, जिससे जो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको इम्यून सिस्टम आउटर किडनी को रिजेक्ट ना करे। ओके, तो डोनर से किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट के अंदर, और जिससे क्लोज रिलेटिव का इसलिए लिया जाता है जिससे डोनर जो पेशेंट है उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे, ठीक है। लेकिन आजकल टेक्निक काफी फास्ट हो गई है, तो इन सब चीजों पर भी कंट्रोल कर लिया गया है। नेक्स्ट लेते हैं रीनल कैल्कुलाई। बच्चों, अगर जैसे पानी के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, तो लगातार काफी सालों बाद कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट, कुछ व्यक्तियों में पथरी बन जाती है, स्टोन बन जाता है किडनीज के अंदर। तो इसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी स्टोन कहते हैं या रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। इससे पेन होता है, पेनफुल मिक्टूरेशन होता है और पेन होता है किडनीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बच्चों, जो नेफ्रॉन्स की जो ग्लोमेरुलस है उनके अंदर इंफ्लामेशन हो जाना, उनके अंदर सूजन आ जाना, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ओके, चलिए हैंड रेज करते हो अगर समझ में आ गया है तो। अब क्लास में छोड़ना, नेक्स्ट चैप्टर आज ही शुरू कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज ही दे रहा हूं, बने रहना क्लास के अंदर। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा आपका आज। तो इसके नोट्स मैंने भेज दिए थे और कोशिश की थी थोड़ा सा और ब्रीफ में रहे, जिससे आपको लर्निंग करना आसान हो जाए, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 20 चैप्टर 20 है मूवमेंट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ध्यान से सुनिए बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट की, और फिर बात करेंगे लोकोमोशन की। यस बच्चों, ध्यान से देखिए। मूवमेंट, जो भी एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो भी फिजिकल चेंजेस आते हैं, जो पॉस्चरल चेंजेस होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। इसके लिए हमारी मसल्स भी रेस्पॉन्सिबल है, हमारा स्केलेटल सिस्टम भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लोकोमोशन क्या है? वो मूवमेंट जिनके कारण से हमारा जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है, हमारा स्थान या जगह चेंज हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। यानी कि मैं जब चल रहा हूं तो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं जब वॉक कर रहा हूं तो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, लेकिन उस मूवमेंट से मेरा जगह चेंज हो रहा है, मैं यहां से वहां जा रहा हूं या वहां से कहीं और शिफ्ट हो रहा हूं।
तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। ओके, तो ये मूवमेंट और लोकोमोशन का पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक है अच्छा बच्चों, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जो है फैक्टर होते हैं मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। लोअर ऑर्गेनिज्म में सीलिया पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक चेंजेस भी आते हैं, मस्कुलर मूवमेंट भी होते हैं। ओके, चलिए, तो मैं यहां पर ले रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो इसमें फर्स्ट बेटा लेते हैं हम अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट। सेकंड लेते हैं सीलियरी मूवमेंट। एंड थर्ड लेते हैं मस्क्यूलर मूवमेंट। जी, ध्यान से देखिए आप, टाइप्स ऑफ मूवमेंट में अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड मस्क्यूलर मूवमेंट। ध्यान से देखिए बच्चों, अमीबॉइड मूवमेंट जो लोअर ऑर्गेनिज्म है या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, इनके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक चेंजेस आते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और तो ये जो मूवमेंट है प्रोटोप्लाज्मिक, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो मूव करती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। इसके अलावा हमारी जो ल्यूकोसाइट्स हैं या लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो भी इसी तरीके का मूवमेंट है। ह्यूमन की बॉडी में ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये भी इसी तरीके का मूवमेंट शो करती है। सेकंड लेते हैं सीलियरी मूवमेंट। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, सेल्स के बाहर, कई ऑर्गेनिज्म के सेल्स के बाहर भी सीलिया पाए जाते हैं। तो सीलिया के मूवमेंट के द्वारा या फ्लैजेला के जो मूवमेंट के द्वारा जो मूवमेंट है, उन्हें हम सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। और उसके द्वारा सब्सटेंसेस को फेलोपियन ट्यूब्स में या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मूव करवाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं मस्कुलर मूवमेंट। बच्चों, हायर एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण से भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड मस्कुलर मूवमेंट। क्या कहते हैं इसे हम, मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अब बच्चों हम बात करेंगे मसल्स की। मसल्स की बात करेंगे तो इसमें मसल्स में एक तो हो गया स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। सेकंड है स्मूथ मसल्स, और विसरल मसल्स। और थर्ड है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। हाँ बच्चों, ध्यान से देखिए, ये वैसे मैं 7 चैप्टर में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मसल सेल्स को पढ़ेंगे। ताज्जुब करेंगे आप कि मसल सेल को भी हम डिस्कस करेंगे, और आपके लिए एक नया टॉपिक होगा ये स्केलेटल मसल्स जो है। जनरली बच्चों यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एकदम डिटेल में हम 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटल से अटैच्ड होती हैं। ठीक है, और ये स्ट्रिएटेड होती हैं। ठीक है, और ये वॉलंटरी होती हैं। इन पर हम अपनी विल पावर से इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं और मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं, ये वॉलंटरी होती हैं, ये स्ट्रिएटेड होती हैं, ये स्ट्रिएटेड होती हैं, ये न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लिएटेड तो है ये। ठीक है, और
इनमें अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई अबंडेंट होती है, ये बहुत जल्दी थकती है, ठीक है। तो ये फीचर है स्केलेटल मसल्स के। सेकंड लेते हैं स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स। अच्छा, स्केलेटल मसल्स जो है जनरली हमारे लिम्स पर पाई जाती है, हमारे हाथ पांव पर। जो स्मूथ मसल्स या जो विसरल मसल्स है, स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स जो है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटेस्टाइन में वहां पाई जाती है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते, इनके जो एंड है वो टेपर्ड होते हैं, इनके किनारे टेपर्ड होते हैं, ये इनवॉलंटरी होती है, इनमें ब्लड सप्लाई स्कैंटी होती है, और ये जल्दी से थकती नहीं है, मतलब इनका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन स्लोली होता है और जल्दी से ये थकती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारे हार्ट को बनाती हैं। कार्डियक मसल्स स्ट्रिएटेड होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं इनके किनारे एंड जो है ब्लंट होते हैं, और ये मायोजेनिक होती है, मतलब इनके जो इंपल्स हैं वो हार्ट के अंदर ही जनरेट होते हैं, तो इसे हम मायोजेनिक कहते हैं, ठीक है। और ये इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है क्योंकि ये अपने आप ही एक रिदम के साथ में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, एंड दे नेवर गेट फैटिग, ये कभी भी थकती नहीं है। तो इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की मसल्स हमारी बॉडी में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। बच्चों आज इतना ही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है कनेक्टेड है, कल की क्लास में हम मसल सेल को पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जो थ्योरी है इसके ऊपर बेस्ड वो सारी डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर के अंदर स्केलेटन को पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन सी कितनी बोन्स पाई जाती है। थैंक यू। आपको अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दो।